सानेहा मॉडल टाउन में दहकती गोलियों ने किसी की मां छीन ली मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकती। तो किसी बदनसीब का बाप छिन गया। वाला साहब ऑन द स्पॉट जामे शहादत नोश कर। किसी का बेटा चल बसा मेरा बेटा बहुत ही अच्छा था, इन्होंने शहीद कर दिया साल को। तो किसी का भाई खून के रंग में रंग गया। आसिम भाई जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो गए। अपने शोहदा के लिए लड़ते रहेंगे और इंसाफ लेके रहेंगे। 2 साल गुजरने के बाद भी इन सब के लबों पर यही सवाल है। 17 जून 14 खून, कहाँ है कानून? यह है 16 और 17 जून 2014 की खूनी शब का किस्सा। जिस तरह से की गई खून रेजी, इससे तो शर्मा गई होगी चंगेजी। नून लीग का पुलिस विंग गुल्लू भट्ट की कयादत में निहत्थे तलबा और तालबात पर पल पड़ा। सरकार के काफिले हुए रवाना मिनहाजुल कुरान। गोलियों की गन गरज, आंसू गैस के बरसते शेल। तलबा और तालबात पर किसी को रहम आया, न कमजोर खवातीन पर, न बारिश बुजुर्गों पर किसी ने तरस खाया। ये तूफान थमा तो हुआ ये खौफनाक इंकशाफ कि मौत के घाट उतर चुके हैं 2 खवातीन समेत 14 अफराद और 90 हैं शदीद जख्मी। जो हालत वहाँ पे मैंने देखी वो क़यामत सुगरा थी जो वहाँ आके गुजर गई। उस वक्त सही और गलत का तो नहीं पता कि कौन जिम्मेदार था और कौन नहीं था, यानी आइडिया तो हो रहा था लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था। ये ज़रूर पता था कि बहुत बड़ा जुल्म, ये ज़रूर पता था कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी शायद कोई जुल्म सितम की तारीख इस सूरत में ना हो। मॉडर्न वर्ल्ड की 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे अपने ही लोगों को इतनी बेदर्दी से, इतने बेईमाना तरीके से शहीद कर दिया जाए। हालत ये थी कि ऐसी खवातीन को गोलियाँ मारी गई पॉइंट ब्लैंक जो प्रेग्नेंट थी, और उन्होंने वहीं तड़पते हुए अपने ना पैदा हुए बच्चे के साथ जान दी गई और वो हलाक हो गई, शहीद हो गई। इन तमाम मनाजिर को मुताद्दिद टीवी चैनल्स ने बराह रास्त नशर किया। इस रियासती दहशतगर्दी को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन ना देखा तो इंसाफ के अलमबरदारों ने। आज फिर 17 जून है। इस सानहे को 2 बरस बीत चुके हैं, लेकिन अफसोस ये जुल्म ढाने वाले आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन क्यों? इसी क्यों का जवाब है आज का इंकशाफ। मॉडल टाउन 14 घंटे तक जुल्म बर्बरियत का मॉडल क्यों बना रहा? लाशें गिरती रहीं, हुक्मरान मदहोश रहे। गोली चली तो आखिर किसके हुक्म पर? क्या सानेहा मॉडल टाउन के गुल्लू भट्टों पर कोई कानून लागू नहीं होता? पुलिस एहलकारों ने निहत्थे बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर गोलियां आखिर क्यों चलाईं? बैरियर हटाने से 100 लोगों को गोलियां मारने तक। रियासती दहशतगर्दी की एक खौफनाक और भयानक मिसाल। एसपी ऑफिस का, आईजी ऑफिस के सर्विंग लोग यहां क्या कर रहे हैं? आज तक पंजाब पूरे में इंक्लूडिंग छोटू गैंग ऑपरेशन, मुझे कोई जगह बता दें जहां 17 एसएचओ, 7 सुपरिटेंडेंट पुलिस एक वक्त में मौजूद हो डीआईजी ऑपरेशंस की सरबराही में। यहां जंग लगी हुई थी, और अगर जंग लगी, 17 एसएचओ तो इस्लामाबाद में कभी नहीं थे, 7 एसपी तो इस्लामाबाद में कभी नहीं थे। तो अगर यहां जंग लगी हुई थी तो आफ्टर पुलिस की भी तो कैजुअलिटीज होनी चाहिए थी। जिस तरह वहां और ये हटाने से बैरियर आए थे, और हटाने वो बैरियर आए थे। सब मेरे 3 सवाल है। नंबर 1, रात 12:30 बजे कौन सा बैरियर हटाया जाता? नंबर 2, आज भी ये कोई लेटर प्रोड्यूस कर दे हाई कोर्ट से या किसी मजाज अथॉरिटी से, अब तो 2 साल गुजर गए ना,
बैक डेटेड लेटर दस्तखत करके ले आए, दिखा दें जिस पे हमने रिसीविंग की हो। अगर ये मुनज्जम मंसूबा बंदी नहीं थी तो फिर हुक्मरान इंसाफ के रास्ते की दीवार क्यों बने हैं? जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को आखिर क्यों छुपाया गया? गैर जानिबदार JIT की तश्कील से कौन खौफजदा था? मजलूमों और शोहदा की FIR दर्ज करने से इनकार क्यों किया गया? इंसाफ मांगने वालों पर मुकदमात क्यों बनाए गए? क्यों शोहदा के वुरसा को है आज भी इंसाफ की तलाश? आज खोजने की कोशिश करेंगे इन सब सवालों के जवाब। यहाँ पे TMO थे चांडियो साहब, वो और एक SP तारिक अजीज, ये दोनों मौके पे आए हुए थे। SP मॉडल टाउन तारिक अजीज वहाँ मौके पे आए, उन्होंने बातचीत जब हुई उन्होंने कहा कि जी हमें ऑर्डर मिला है कि हमने ये बैरियर्स रिमूव करने। मैंने कहा जी आपके पास कोई ऑर्डर की कॉपी? कि नहीं जी हमें ज़बानी ऑर्डर्स मिले हैं। ज़बानी ऑर्डर मिले, ये ऑन रिकॉर्ड मैं सब चीज़ें कह रहा हूँ, और अगर किसी ने चैलेंज करना है तो इस बात को चैलेंज कर ले। मैंने कहा जी ज़बानी ऑर्डर्स मीन नथिंग, और हमारे पास हाई कोर्ट की एक रिट पिटिशन पे जो डिसीजन हुआ है उसकी कॉपी मौजूद है, जिस पे ये बैरियर्स लगाने का इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये वही बैरियर थे जो खुद पुलिस एहलकारों ने लगाए थे, और वो भी हाई कोर्ट के हुक्म पर। इस हुक्मनामे की कॉपी SP मॉडल टाउन को दिखाई गई, लेकिन वो तो किसी और इरादे से आए थे। कॉपी उन्होंने पूरी पढ़ी और कॉपी आपने दी उनको? कॉपी उनको मैंने हैंड ओवर की, और ये वीडियो पर है। DGPO साहब को पूछो, ठीक है, वो मैंने अच्छी तरह एक बड़ी मीटिंग दी थी कमिश्नर साहब साथ, उन्होंने मैंने किन अल्फाज सुना याद की राणा साहब को पूछो, यानी मैं मैन ऑफ कमिटमेंट हां, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲਿਆਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਔਰ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ हैं, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ हैं, मैं पढ़ के ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ठीक है, ਤੇ बिल्कुल ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ कोई ਉਹਦਾ हल कर लवेंगे। ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने कहा जी हम मुशावरत करते हैं, लेकिन बहरहाल हमें ऑर्डर्स हैं, हम तो हर सूरत ये हटा के जाएंगे। मैंने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने में नहीं दूँ। उन्होंने कहा हम हुकूमत हैं। मैंने कहा आप हुकूमत हाई कोर्ट से बड़ी हुकूमत नहीं है। पुलिस ने अदालती हुक्मनामे को हवा में उड़ा दिया, और फिर बैरियर हटाने की आड़ में खेला गया खूनी खेल। गोलियां चलाने वालों ने सरबरा अवामी तहरीक की रिहाइश गाह के बाहर जंजीर बनाए खड़ी खवातीन को भी न बख्शा, और उन पर भी स्ट्रेट फायर खोल दिया। सानिया मॉडल टाउन में जो कुछ हमें देखने में आया, स्पेशली पुलिस की जानिब से, उसकी नज़ीर दुनिया भर में नहीं मिलती। ऐसा देखने में आता था उस ज़माने में जब प्री पार्टीशन थी, मुल्क नहीं बने थे, और स्पेशली महकूम कौमों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की पुलिस गर्दी का इस्तेमाल किया जाता था कि नहित्ते लोगों पर स्ट्रेट फायर खोल दिया जाए। और उस दिन जो कुछ हुआ वो सारी मीडिया ने दिखाया, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती। वैसे तो किसी भी शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता और फरामोश किया ही नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें दिल पर नक्श होकर रह जाती हैं। ऐसा ही हुआ इस फैमिली के साथ भी, जिससे मैं आपका तारुफ करवाने वाला हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बच्चे तंजीला साहिबा के, जिस वक्त उनको शहीद किया गया वो प्रेग्नेंट थी, खुद माँ बनने वाली थी, और वो उस वक्त डॉक्टर साहब के घर के बाहर खड़ी थी और नहत्ती थी जिस वक्त उनको शहीद किया गया। उनके साथ उनकी नंद, जो कि बच्चों की पुप्पो भी लगती हैं, शाजिया मुर्जा साहिबा, उनको भी उसी दिन शहीद किया गया। इस वक्त उनकी मेरे साथ फैमिली मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मैट्रिक में हैं, तो 2 साल पहले आप 8th में होंगी, छोटी होंगी, तो क्या हुआ था? आपको क्या याद है उस दिन की? क्या यादें आपकी? अम्मी कहाँ पर थीं, अब कैसे गईं? हमें पता चला कि जो मरकज़ सेक्रेटरीट और कायद के घर पर हमला हो गया, तो मैं अपनी मामा के साथ थी। सानिया मॉडल टाउन वाले दिन हम सुबह यहाँ तकरीबन 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हमारी फैमिली के तकरीबन 22 जो थे ना फ़र्द, वो यहाँ आए थे 17 जून वाले दिन। मेरे चाचू थे, मेरे पापा थे, मेरे मामू थे, और भी थे कज़न्स वगैरह, चाचू वगैरह के। तो उस दिन आए थे, तो जब हम यहाँ पहुँचे थे ना, उसके थोड़े अरसे बाद ही मैंने वो कुछ देखा कि मुंह से गालियाँ और हाथों से बंदूकों से गोलियाँ निकल रही थी। हर तरफ शेलिंग और बर्बरियत का माहौल था।
बर्बरियत के इस माहौल में एक दहकती गोली ने इस बच्ची की मां को भी मौत के घाट उतार दिया, और वो भी इस मासूम जान के सामने। अचानक से जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरी मामा शहीद हो गई थी, उनके चेहरे पर गोली लगी थी। और जब मेरी पुप्पो पर नज़र पड़ी तो मेरी पुप्पो जो थी उस टाइम शहादत पा चुकी थी। जब हम अपनी मामा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, उनकी बर्बरियत और जुल्म का आलम यह था कि जब अपनी मामा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने रोककर गाड़ी रोकी कि गाड़ी आगे हॉस्पिटल तक नहीं जा सकती। तो उस वक़्त मेरे पे क्या बीत रही होगी कि मेरी मामा, आपको पता है एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या होती है, बच्चों के लिए माँ, इतना हमारा उनसे प्यार था, उनका हर काम में हमारी हेल्प करना। तो जब मैं अपनी मामा को देख रही थी, इतनी खून में वो लथपथ थी। इतनी सफाकियत, इतनी बर्बरियत कि एक हामला खातून को गोली लगने के बाद अस्पताल पहुंचाने से भी रोक दिया गया। दुख और अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ करने वाले किसी दुश्मन मुल्क के सिपाही नहीं, बल्कि अपने मुहाफिज से पंजाब पुलिस के अपने एहलकार, जो शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज के हैं जिम्मेदार। तो उन्होंने आगे से गाड़ी रोक दी कि हम आपको हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे। बस मैं उस टाइम ये था मेरे दिल में, एम्बुलेंस को मैं मुंह से आवाज़ दे रही थी और दिल में ये था कि अल्लाह ताला इनमें, अब पुप्पो तो अब चली गई हैं, अब मैं किसी तरह उन्हें वापस नहीं ला सकती, उन्हें हॉस्पिटल जाके किसी तरह बचा नहीं सकती, लेकिन अपनी मामा को तो बचा सकती हूँ ना। बस यही था उस टाइम। तो मामा उस फौरन शहीद नहीं हुई थी? मामा फ़ौरन शहीद नहीं हुई थी। मामा हॉस्पिटल में जाके थोड़ा सा उनका ट्रीटमेंट भी हुआ है, थोड़ी देर बाद शहीद हुए हॉस्पिटल में। आपकी मामा की एम्बुलेंस को कहाँ रोका गया? रास्ते में रोका गया था, अब मुझे पता नहीं कहाँ रोका गया था, लेकिन रास्ते में रोका गया था एम्बुलेंस। तकरीबन 3-4 मिनट में। फिर मेरी आंटी जो मेरे साथ थी, मैं और मेरी आंटी मामा को लगी, फिर वो उनके आगे इतना रोई, उनको गालियाँ निकाली कि देखो उनकी इतनी हालत है, तो फिर उन्होंने जाने दिया था। अगर एम्बुलेंस को ना रोका जाता तो ऐन मुमकिन था कि ये बच्चे माँ के साए से महरूम ना होते, और वो जान जो दुनिया में आए बगैर ही इस दुनिया से चली गई, वो भी आज जिंदा होती। लेकिन क्या कहें उन जल्लादों को जिनके सीने में शायद दिल नहीं था, वो इंसानियत से उड़ा रहे थे देखकर मामा की। क्या वो उनको इंसान कहूँ, मैं क्या कहूँ, मुझे अभी भी वो लम्हा नहीं भूलता कि मेरी मामा की हालत ऐसी थी और वो देखकर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कोई जैसे इंसानियत की कोई तज़लील हो रही थी बिल्कुल वहाँ। तो जब आपको पता चला, आप कहाँ पर थे कि मामा अब आपकी नहीं रही? अपने नाना घर था। नानों के घर पे थे? तो फिर किसने आपको बताया कि? नहीं, तब लाइट चली गई थी। जब मैं अपने घर आया तो वो आयशा भी ने मुझे बताया था। आयशा वो चली गई हैं, तो बाद में फिर फ़ोन पे बिस्मा भी ने कहा मामा भी चली गई। माँ का साया छिन जाए तो यूं लगता है जैसे कुल कायनात छिन गई। इस लम्हे क्या बीती होगी इन मासूम जानों पर, और अब माँ के बगैर कैसे बसर होते होंगे इनके शबो रोज, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जब मेरे मामू जनरल हॉस्पिटल गए हैं, वो फिर मामू ने बताया कि मामा को चेहरे पे गोली लग गई और पुप्पो को सीने पे, जिसकी वजह से दोनों ही शहीद हो गई हुई हैं। तो मेरा अपनी पुप्पो के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा, कि जैसे एक बेटी का अपनी माँ के साथ होता है ना, ऐसे मेरा अपनी पुप्पो के साथ था। पुप्पो की क्या बात सबसे ज़्यादा याद आती है? पुप्पो की सबसे ज़्यादा बात ये यादें आती हैं कि पुप्पो जब मैं नानो घर जाती थी, पुप्पो मुझे अपने सीने से लगाती थी। तो अब जब मैं नानो घर जाती हूँ, वो मेरा ऐसे दिल टूट जाता है कि वहाँ मेरी पुप्पो नहीं होती। 2 साल हो गए हैं, तो अब तो मैं इतना जाती भी नहीं हूँ कहीं, अब घर पे ही जाता रहती हूँ, तो इसलिए मैं अब अपनी नानो घर। तो आप पुप्पो से बहुत अटैच थे? बहुत ज़्यादा अटैच। और आप अम्मी से बहुत अटैच थे? मामा से भी और पुप्पो से, दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार। मामा की सबसे क्या बात याद आती है आपको? अब तो मामा 2 साल हो जाने लगे हैं, अब तो वो डांट भी मिल जाए तो वो भी शायद उसका भी कोई दुनिया में अब मोल नहीं रहा। मामा का डांटना शायद उस टाइम बहुत बुरा लगता हो, लेकिन अब वो बहुत अच्छा लगता है। वो डांट ही काफ़ी याद आ जाती है।
अब कौन वापस ले आए उस वक्त को, उन खुशियों भरे लम्हात को। 17 जून इन बच्चों और इस खानदान की खुशियों को छीन कर ले गया और आहें और सिसकियां दे गया। जिससे नज़र जांदी थले ते मेरी बेटी दे मुंह ते गोली लगी ते खून पे चलदा। दूसरी बेटी जड़ी है ना वो मैनू पता चला कि बेहोश हो गई है। मैनू यही पता चला कि यह जड़ी है ना वेख के ना तंजीला वाली तो बेहोश हो गई। बस कोई समझ नहीं बेटा, चीखा मार रही, हाय मेरी बेटी नू बचा लो। दीगर शोहदा के वुरसा ने इंकशाफ की टीम से बात करते हुए किन किन खौफनाक इंकशाफात से पर्दा उठाया, प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको ये भी दिखाएंगे। लेकिन इस सानहे को लेकर पहले कुछ और तल्ख सच्चाइयां मुलाहिजा कीजिए। ये बात तयशुदा है कि अगर किसी बैरियर को हटाना मकसूद होता तो बैरियर हटाने के लिए रात 1 बजे का टाइम मुनासिब टाइम नहीं है। फिर उसमें LDA के लोग इन्वॉल्व होते हैं और कोई एक आध पुलिस की गाड़ी साथ आती है और वो आकर पूरे शहर नहीं बल्कि करीब के इजला की भी पुलिस को बुलाना और उस ऑपरेशन को DIG ऑपरेशन का खुद आकर लीड करना इस बात की अक्कासी करता है कि वो कुछ और ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए थे और यकीनन हमारे लोग भी उसको भांप गए थे कि इनका मकसद बैरियर्स नहीं है, इनका मकसद कुछ और है। तो और वो यकीनन डॉक्टर तैरुल कादरी साहब की फैमिली टारगेट थी। उनकी फैमिली टारगेट बिल्कुल 100%। उस वक्त उनके बेटे यहाँ पर मौजूद, उनके बेटे यहाँ पर मौजूद थे और असल मकसद उनका यही था कि जो डॉक्टर साहब जितनी बड़ी, क्योंकि वो 2013 का धरना देख चुके थे, हमने साल 1.5 साल में और प्लान किया था, मोटिवेशन दी, पब्लिक में गए, मैसेज दिया, 1 करोड़ नमाजियों का मैसेज था और उनको भी जाहिर सी बात है मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों के जरिए इतलात थी कि कितने बड़े पैमाने पर तैयारियाँ हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है जब उनको अपनी मौत दिखाई दी उसके लिए फिर एक खौफ की फिजा कायम करने के लिए सारा कुछ किया गया, अदरवाइज इसमें कोई और लीगल वजह नहीं है। आमिर फरीद कुरेजा साहब, आपने भी इस सारे सिचुएशन को देखा और स्पेशली साउथ पंजाब से बहुत सारे लोग थे जो शहीद हुए सारे वाक़े में। क्या है उनकी फैमिलीज़ का दर्द, इंसाफ की फरहमी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो एक सफाकियत हुई है 17 जून को, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इस तरह की रियासती जो है दहशतगर्दी जो है वो आज तक नहीं हुई। और इसका दर्द जो है, देखें जो फैमिलीज़ भुगत रही हैं और ज़ाहिर है उनसे बड़ा दर्द जो है, उनको जो तकलीफ़ होगी अपने प्यारों के बिछड़ जाने की, तो उसका एहसास तो वो ही आपको बता सकती हैं। मैं समझता हूँ सानिया मॉडल टाउन एक ऐसा सानिया है जिसका दर्द हर पाकिस्तानी शहरी महसूस करता है और मैं नहीं समझता कि ये वाक़या लोगों की जो है वो याद से जल्द फरामोश होने वाला है। 2 साल गुजर जाएं लेकिन लोग इस अलमनाक वाक़े को कैसे भुला सकते हैं और शोहदा के वुरसा तो हर पल तड़प रहे हैं। 17 जून की तल्ख यादें उन्हें किसी पल चैन नहीं लेने देती। सानिया मॉडल टाउन में आपने देखा कि किसी का बेटा शहीद हुआ, किसी की मदर शहीद हुई, किसी की फुप्पो शहीद हुई, किसी की बहन शहीद हुई। हर रिश्ता जो है वहाँ पर उसने जामे शहादत नोश किया सानिया मॉडल टाउन में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिम की फैमिली से। मोहम्मद आसिम जो थे वो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा याद है बिकॉज़ उस दिन मैं भी यहाँ पर कवरेज कर रहा था अपने चैनल की तरफ से और नौजवान थे, बहुत यंग थे। उनके फादर भी यहाँ पर थे, उनको भी यहाँ पर गोली लगी थी और जो उनके फादर थे वो हॉस्पिटलाइज थे जिन्ना हस्पताल में। और जब जनाजा पढ़ाया गया इन शहदा का तो इनके जो मैयत थी, क्योंकि उस दिन हमारी ड्यूटी लगी थी कि जो भी मैयत होगी एक एक मैयत के साथ एक एक रिपोर्टर उस घर जाएगा। तो जब मेरी ड्यूटी लगी थी मोहम्मद आसिम साहब पर और जब मैं इनके साथ गया तो इनको घर नहीं ले जाया गया, इनकी मैयत को अस्पताल लेके जाया गया क्योंकि उधर जो इनके वालिद थे उनको दिखाना मकसूद था आखिरी दफ़ा चेहरा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बाप जो कि ख़ुद इस वक्त शदीद ज़ख्मी है और वो अपने जवान बेटे का चेहरा उस बेड पे देख रहा है और उसकी मैयत को अस्पताल में रिसीव कर रहा है, तो वो मैंने अपनी आंखों से देखा था और वो उसने मेरे भी दिल पर बहुत असर डाला था। तो आज उन्हीं के बेटे जो हैं मोहम्मद अवैस हमारे साथ हैं, उनसे बात कर। मकतूल आसिम के भाई ने इंकशाफ की टीम के सामने जो आंखों देखा हाल बयान किया वो इंतहाई खौफनाक और लर्जा तारी कर देने वाला था। दरिंदगी की इंतहा है, बर्बरियत की इंतहा है कि जो बड़ी क्रेन होती है जिससे मलबा उठाया जाता है, जिससे जो है बिल्डिंग मटेरियल्स उठाए जाते हैं, अगर सैलाब वगैरह कोई इस तरह की नागहानी आफत आ जाए
और जो है ना मलबा बन जाए बिल्डिंग, तो उसको उठाया जाता है, रफ़ मटेरियल को उठाया जाता है। लेकिन इन्होंने उस वक्त रफ़ मटेरियल अपने शहरियों को बना लिया और इस तरह उनके ऊपर ही वो जो है वो बड़ी जो बिल्डोज़र था उसको चढ़ाते जा रहे हैं और फिर स्ट्रेट फायर कर रहे हैं बड़ी गन के साथ। ये मैं नहीं शायद गवाह हूँ जो ये बात कर रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, ये कोई झूठ नहीं है। और वो मंजर देखकर मैं खुद एक दफ़ा हिल गया कि ये हो क्या रहा है, ये हमसे हो क्या रहा है, क्या हमने किया क्या है, इसकी वजह क्या है। उसकी वजह कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हक और सच की आवाज को दबाना था, इक़्तिदार को लाहक खतरात को मिटाना था। कौम ने बराह रास्त टीवी चैनल्स पर देखा कि बारिश बुजुर्गों को भी जानवरों की तरह डंडों से पीटा गया। सफेद दाढ़ियां खून से सुर्ख हो गईं, बल्कि इस रोज तो हर तरफ बस खून ही खून था। इकबाल साहब के बेटे भी मौजूद हैं जो कि इकबाल साहब शहीद हुए। मैंने कहा कि आपको भाई भी मिलेंगे, आपको बहनें भी मिलेंगी, आपको पेरेंट्स भी मिलेंगे और आपको बेटे भी मिलेंगे, बेटियां भी मिलेंगी जिनका कोई ना कोई प्यारा जो है वो बिछड़ा इस सानिया मॉडल टाउन में। आप बताइएगा आसिफ, क्या हुआ था उस दिन, आपके वालिद क्या करते थे, कब यहाँ पर पहुँचे और किस तरह से सारा जो है आपने वाक़या देखा? 5 मिनट वेट कर। शिद्दत गम से इस जवान बेटे की जबान खामोश हो गई, अल्फाज हलक में फंस गए और इस नौजवान से बोला तक नहीं गया। क्या करें, क्या कहें? अपनों के बिछड़ने का दुख ही ऐसा होता है कि इंसान जीते जी मर जाता है, और अगर बिछड़ने वाला बाप हो तो इंसान को ये सदमा बेजान तो करेगा ही। कोई कैसे भूले इन दर्दनाक मनाजिर को, कोई कैसे भूले इन मनहूस लम्हों को जो उनके प्यारों को निगल गए। शलीम वगैरह थी और जो इनके पास जो बख्तर गाड़ियाँ थी वो लोग के ऊपर चढ़ा रहे थे। इतने मेरे वाल से आगे थे तो वो ना जो शेल फेंक रहे थे ना उनको उठा कर ना पानी के अंदर डाल रहे ताकि जो उनकी गैस है ना लोग की आंखों में ना डले। तो इतने में वो सबसे आगे मैंने उनको पकड़ के लाया पीछे से। मैंने कहा आ जाए वाला के बुझी आप पीछे आ जाए, हम आगे हैं, आप आगे ना जाएं। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैंने जो शेल है ना उनको पानी में डाल रहा हूँ ताकि ये जो लोग इधर हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं और बेटियाँ जो इनकी आंखों में ना आए, गैस ना जाए और वो सुकून से बैठ सकें। और इतने में जब उधर से फायरिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने। और फिर उसके बाद इस बदनसीब बेटे को जिना अस्पताल के बाहर बाप की लाश मिली। इतनी देर में मैं उधर से रक्षा करवाया, हम सीधा उधर चले गए हैं जिना हॉस्पिटल में। तो हम उधर अपने वालिद साहब को तलाश कर रहे थे आगे इधर हैं, लेकिन वो हमें मिले नहीं। हमने कहा चलो शायद वो इधर नहीं है तो अच्छी बात है। इतनी देर में कॉर्नर पे ना स्ट्रेचर पर मैयत पड़ी हुई थी, तो किसी ने कहा वो देख लेंगे वो आपके वालिद साहब तो नहीं है। तो मैंने जाकर उधर देखा तो उनके इधर गोली लगी हुई थी, वो उधर शहीद हो गए हुए थे। जुल्म की ये दास्तान इस कदर हैबतनाक है कि ना उसे बताना आसान है और ना ही सुनना। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मोहम्मद इकबाल साहब जो कि उसी दिन शहीद हुए सानिया मॉडल टाउन में, उनके बेटे आसिफ। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ उनकी बहन भी मौजूद हैं। और आप दोनों यहाँ पर थे उस दिन? नहीं, मैं अकेला था। आप अकेले थे? आप अपने वालिद साहब के साथ आए थे? हाँ। इस जवान ने जो कुछ बताया इसे जरा गौर से सुनिएगा। तो शेलिंग रुक गई है, हम फिर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। फिर ये पुलिस ने गिराव किया हुआ था, एहतजाज हम पूरा अमन करने लग पड़े सामने। तो इसी दौरान अब्दुल्ला जान DSP आया था, ठीक है, अपने साथियों के हमरा। उसने अपनी गन के साथ फायर किया। वालिद साहब ऑन द स्पॉट जाम शहादत नोश कर। बाप जान की बाजी हार गया और जुल्म देखिए कि बाप की लाश सामने पड़ी थी, लेकिन बेटे को बाप की लाश के पास भी जाने की इजाजत नहीं थी। फिर मुझे उन्होंने पकड़ा है, गालियाँ भी दी हैं, मारा भी है, पीड़ा भी है और साथ पकड़ के मारा पीटा। हाँ जी, और घसीटते हुए ले गए हैं साथ, ठीक है। और तो आपको उस वक्त पता था कि आपके फादर को गोली लग चुकी है? पता था, मेरे सामने वालिद साहब शहीद हो चुके थे, ठीक है। और मुझे जनाजे में शमूलियत की जा सके ना, नज़दीक नहीं जा सके, पकड़ लिया है।
इसे के नज़दीक जा ही नहीं सके। यानी जब आपके फादर को गोली लगी और आप जाना चाह रहे थे तो आपको उन्होंने पकड़ लिया? हाँ जी, मैंने उनकी बहुत तरले मिनतें की हैं कि जाने मेरे वालिद साहब हैं, मेहरबानी आप रहने दें मुझे इनके पास, लेकिन वो मुझे गालियाँ गंदी निकाली हैं उन्होंने, पकड़ लिया, ठीक है, और घसीटते हुए ले गए। फिर उन्होंने मुझे नमाज जनाजा में शिरकत नहीं, और मैं लास्ट टाइम उनका चेहरा भी नहीं देख पाया। जुल्म और दरिंदगी की इंतहा देखिए कि पुलिस ने जिन कारकुनों को गोलियां मारी उन्हें तिब्बी इमदाद भी नहीं देने दी गई। अगर रेस्क्यू एहलकारों ने उठाने की कोशिश की तो उन पर भी डंडे बरसाए गए। कौम ने ऐसे मनाजिर भी देखे कि रेस्क्यू एहलकार जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए उठाकर ले जा रहे थे और पुलिस उन पर डंडे बरसा रही थी। पुलिस दिन भर जख्मियों को भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में फेंकती रही और फिर लाहौर के मुख्तलिफ थानों में ले जाकर उन्हें रात भर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तो कहाँ थे आप 3 दिन के लिए? हम तकरीबन 42 बंदे थे, नज़रबंद कर दिया था काने थाने में, ठीक है। काने थाने में वो कमरा ऐसे था कि काल कोठरी नुमा हो और हम एक दूसरे की सीने के ऊपर टांगे रख के लेटे हुए थे, वो भी बामुश्किल से, और काफ़ी ज़ख्मी थे, उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं और तकलीफ की हालत में। कोठरी में जो आप कह रहे हो, जो काने थाने में जो आप जहाँ पे आपको हवालात में रखा गया, वहाँ पे ज़ख्मी भी थे? ज़ख्मी भी थे, बाजू किसी की बाजू टूटी है, किसी का पाँव है फ्रैक्चर, बाजू टूटी है, फ्रैक्चर हुए, वो लोग बगैर अस्पताल गए ट्रीटमेंट। हाँ जी, 3 दिन नज़रबंद काटने के बाद जब हम अदालत में पेश हुए हैं, उसके बाद अदालत ने आर्डर दिया कि मेडिकल करने वालों को, वो भी जिनका काफ़ी ज़्यादा मसला था उन्हें पेश किया गया, बाकी किसी का मेडिकल नहीं हो पाया। लाहौर में कयामत गुजर गई, लेकिन कहाँ थे हुक्मरान? क्या वाकई हुक्मरान खराब होती सूरत हाल से बेखबर थे? लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस हुक्मरानों की इजाजत के बगैर कत्लेआम शुरू कर दे? मियां महमूद रशीद साहब से बात हुई। मियां महमूद रशीद साहब ने 10 बजे फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि मिनहाजुल कुरान में जो तमाशा हो रहा है टीवी पे जाके देखें और खुदारा इसका कुछ करें। पहली गोली 11:32 पे चली है, तो 10 बजे से लेकर चाहे पहले मालूम नहीं था, चले मान लेते हैं चीफ मिनिस्टर को। हमारा सवाल यह है 10 से लेकर 11:30 तक कहां थी पंजाब की हुकूमत? खात्मे आला जिनके बारे में मशहूर किया गया है कि वो 24 घंटे जागते और काम करते हैं, वो बयाने हल्फी देते हैं कि वाक़े का इल्म मुझे सुबह 9 बजे हुआ, मगर जितनी भी शहादतें हुई वो दिन 11 और 1 बजे के दरमियान हुई। तो क्या फिर इस बात को सच मान लिया जाए कि मॉडल टाउन में मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत खून की होली खेली गई? और उठ के इस हुकूमत का खात्मा करेगी, इस जदीद हुकूमत का खात्मा करेगी और उठेगी। ये दहशतगर्द, तुमने जितनी गोलियां चलानी है चला ले, हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकता। हम आज भी अपने सीने हाजिर हैं और कल भी सीने हाजिर करेंगे। और फिर इस सानहे से बड़ा सानहा ये हो गया कि इस बर्बरियत का मुकदमा दर्ज करने से ही इनकार कर दिया गया। आप देखें कि पर्चा नहीं कटा। जनरल राहील शरीफ को बीच में पढ़कर कई महीनों के बाद उस साने के ऊपर पर्चा कटवाना पड़ा। 100 अफराद को गोली लग जाए और पर्चा ना कटे। दबाव बढ़ा तो हुक्मरानों को एक जुडिशल कमीशन भी बनाना पड़ा, लेकिन सच्चाई ये थी कि साहिबान इक़्तिदार की नीयतों में अब भी खोट था। उसके बाद एक अपने ओन पे गवर्नमेंट ने एक सिंगल जज कमीशन बना दिया। हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस बाकर नजफी। बाकर नजफी साहब के कमीशन का मिनहाजुल कुरान ने बॉयकॉट किया। उन्होंने बॉयकॉट इसलिए किया कि उन्होंने कहा हमसे पूछ के नहीं बनाया गया। अब उस कमीशन ने बगैर उनकी शमूलियत के और उनके गवाहान की शमूलियत के जो रिपोर्ट मुरतब की, उससे हुकूमत वक्त को डर पड़ गया और उन्होंने उस कमीशन की रिपोर्ट को सामने ही नहीं आने दिया, मंजर आम पे नहीं आने दिया। बल्कि बाकर नजफी साहब को बाद में मुझे पता चला कि उनको थ्रेट्स मिलना शुरू हो गई कि अब वो थोड़े दिन के मेहमान हैं, उनकी जजी यानी एज अ जज, और वल्लाहुल आलम मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है। लेकिन फिर एक नया कमीशन बनाया गया और उसमें तौकीर शाह को और उस जैसे लोगों को, जिसमें फवाद हसन फवाद को, इन लोगों को बरी ज़िम्मा उसमें से करार दिया गया।
हो सकता है कि ये लोग बेकसूर हों, तो फिर सवाल ये है कि कौन है कसूरवार। अगर ये सानिया हुक्मरानों की मर्जी से ना हुआ होता तो हुक्मरान गैर जानिबदार तफ्तीश करवा कर मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाते। सानिया मॉडल टाउन के रद्दे अमल में कमो पेश पाकिस्तान की तमाम जमातों ने न सिर्फ भरपूर मुजम्मत की बल्कि जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दिलवाने का मुतालबा भी किया, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक न रेंगी। बेशर्मी और बेहयाई की हद ये है कि पुलिस ने तमाम कारकुनान को हिरासत में लेने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर इन्हीं जख्मियों पर दहशत गर्दी कत्ल की संगीन दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज कर डाले। 17 जून दोबारा आ गया, लेकिन जो लोग लवाहिकीन हैं, जिनके ऊपर फायरिंग हुई, जिनकी फैमिलीज जो हैं उनकी जानें चली गई उस फायरिंग के नतीजे में, उनके ऊपर मुकदमात किए गए, उनके ऊपर पर्चे काटे गए, वो आज भी मुख्तलिफ कचहरियों में, मुख्तलिफ अदालतों में धक्के खाते हुए वो जो है वो वहाँ पे जाते हैं। जुल्म करने वाला किसी सूरत नहीं बच सकता, इसे जवाब देना पड़ता है। देर सवेर हो सकती है लेकिन उसे हर हाल में अपने किए का हिसाब देना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ जिस तरह के वो लोग थे, मैं उनकी फैमिलीज को मिला हूँ, हमने उनके ऊपर कई शोज भी किए हैं। झोलियाँ उठा उठा के जिस तरह की वो बददुआएं दे रही हैं और तब से लेके अभी तक दे रही हैं। वज़ीर आज़म साहब कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकेंगे, क्योंकि इतने शहीदों की और उनके लवाहिकीन की जब बदुआ लगेगी तो मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला भी इंसाफ करेगा। और अल्लाह का इंसाफ जो होता है फिर वो बड़ा सख्त होता है। फिर नमरूद हो, फ़िरौन हो, शिद्दाद हो, उन सब का हाल हमने देखा है, पढ़ा है, हमें पता है कि उनके साथ क्या हुआ। जिसने इंसानियत पर सितम किया, इंसाफ का खून किया, उसका अंजाम तारीख की किताबों में दर्ज है, मगर ये सच्चाई अभी साहिबान इख्तियार की समझ में नहीं आएगी। ये लोग हर हाल में अपने अंजाम को पहुंचेंगे क्योंकि शोहदा के वुरसा की आहें और बद्दुआएं मुसलसल उनके ताक़ुब में हैं। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है सानिया मॉडल टाउन में जो शहीद हुए मोहम्मद उमर सदीक, उनकी फैमिली, जो कि 17 जून आज के दिन ही ठीक 2 साल पहले उन्हें जाम में शहादत नोश किया। उनके फादर सिद्दीक साहब और उनकी वालदा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक 2 साल पहले क्या हुआ था? आप भी यहाँ पर मौजूद थे, आपके बेटे जो कि 19 साल के थे सिर्फ उस वक्त, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, तो आपने क्या देखा, क्या हुआ, क्या था उस दिन? जब हमने टीवी पर ये खबर देखी है कि लोगों ने घेरा हुआ है, पुलिस काफ़ी दफ़ा आई हुई थी, हम घर से जल्दी आए। मैं उस पर मेरा उम्र था बेटा, हम ये साथ जो मार्केट है खालिद मार्केट, यहाँ पर हम आए हैं तो काफ़ी वहाँ नफरी मौजूद थी पुलिस की। तो हम वहाँ बैठ गए, पानी वानी पिया हमने। थोड़ी देर बाद फायरिंग की आवाज़ आनी शुरू हुई, तो 11:15 का टाइम था जब आवाज़ें आनी शुरू हुई फायरिंग की। तो ये कहता मैं आगे देख कर आता हूँ, फायरिंग की आवाज़ आनी शुरू हुई। मैं बैठ जाऊँ, खैर देख लेते हैं बाद में, मैं अभी आता हूँ। उमर बाप के पास से उठकर गया, मगर जब वहां पहुंचा तो दर्दनाक सूरत हाल को देखकर वापस ना जा सका। उमर ने जख्मी होने वाले बच्चों और औरतों को पानी भर भर कर पिलाना शुरू किया और फिर उसी दौरान खुद भी एक कातिल गोली का निशाना बन गया। मैं खुद गया पीछे, जब मैं गया हूँ तो आगे से उसको उठा के लेके आ रहे थे, उठा के लेके जा रहे थे। तो बस उठा कर हम उसको ले आए इधर बास ले गए हैं, क्योंकि आगे जाने नहीं दे रहे थे, फायरिंग कर रहे थे काफ़ी। एम्बुलेंस को उन्होंने फायरिंग, जब उनको उठा के लेके जा रहे थे तो वो मतलब ये गिरफ्तारी वाला उठा रहे थे या वो जख्मी? नहीं, जो हम लोग हमारे साथी उठा रहे थे ना। अच्छा, आपके जो साथी उन्होंने उठाया, पुलिस ने नहीं उठाया। तो उन्होंने क्या बताया कि हुआ क्या था उस वक्त? सीधी फायरिंग कर रहे थे, होना क्या था, पहले उन्होंने हवाई फायरिंग की है स्टार्ट में, उसके बाद सीधी फायरिंग की है, टारगेट करके उन्होंने लोगों को मारा। उमर एक लाइक फाइक तालिब इल्म था और वालिदैन उसे बड़े शौक से पढ़ा रहे थे, लेकिन आने वाला वक्त इतना भयानक होगा ये तो वालिदैन के वहमो गुमान में भी ना था। तो उमर क्या करते थे? और पढ़ रहा था। किस क्लास में? तो केमिकल इंजीनियरिंग उसने BA कोर्स कर लिया, तो मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद UUT में जाने की तैयारी कर रहा था।
यूईटी में जाने की तैयारी कर रहे थे, केमिकल इंजीनियर बनना चाह रहे थे। ये 3 साल कोर्स में कर लिया हुआ था ना, DAE कोर्स होता है केमिकल का। अच्छा ठीक है, उसने कर लिया था। A+ ग्रेड में ये किया स्टीवन था। इंस्टीट्यूट है ड्राइवर में, वहाँ से उसने 3 साल कोर्स में कर लिया। लाहौर में टॉपर था वो। बेटा बहुत ही अच्छा था, इन्होंने मेरे बेटे को शहीद कर दिया सालपुर में। मुझे उसकी बहुत कमी महसूस होती है। मेरा बहुत फायदा अच्छा था, खिदमतगार था, हयादार था। इतना साल बड़े मेरे बेटे को छीन लिया। यहाँ इन लोगों को यहाँ से सब कुछ जाने पे जा रहा था, किसी के मुंह में पानी डाल रहा था, आंसू के यहाँ से शर्क फेंक रहे थे, बेहोश हो रहे थे। तो मेरा बेटा पानी ला रख कर यहाँ से कायदे मोहतरम से घर से पानी लेके आता था, कभी उनको ऊपर वाली बिल्डिंग से पानी लेके आते, उनके मुंह में पानी डालता था, उनको होश दिलाता था। साथ ही ये 1:30 बजे से लेकर सुबह तक 9 बजे तक ऐसे काम करते रहे। फिर 9 बजे से फिर घर आए, अभी खाना नहीं खाया, फिर उन्होंने फिर वापस आए, फिर दोबारा गए हैं। अभी 1 घंटा नहीं हुआ तो शहीद हुए। उमर इस दुनिया से चला गया और माँ बाप के पास छोड़ गया सिर्फ अपनी यादें। बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरे ऐसे आँखों के आगे आगे मेरा चलता फिरता नजर आता है। जब मैं रोती हूँ तो ऐसे कहते हैं कि तुमने नहीं, मम्मा नहीं रोना। मेरे सामने आके हंसता है, बाहर बैठता है, यहाँ मुझे दिखाई देता है। जब मुझे दिखाई नहीं देता मुझे बहुत रोना आता है। मेरा जिगर का टुकड़ा था। मैंने जब मैं ऐसे लेटती थी ना, मैंने कहना हुआ या तो जाओ वहाँ जाके लेट जाओ। कहते मम्मा मैं आपके पास बैठता हूँ ना, ऐसे मेरे पाँव पकड़ता था, पाँव पकड़ के यहाँ चूँक के आँखों पे लगाता था, तो उसी वक्त सो जाता था। तो मैंने कहना बेटा तुम उधर सोए। तो कहता मामा आपके पास मुझे इतनी प्यारी नींद आती है जैसे मैं जन्नत की नींद सो रहा हूँ, मुझे जन्नत मिल गई है। अपनी बहनों से प्यार करता था, बहनों के कपड़े तक धो देता था। माँ बाप की आंखों का तारा, बहन भाइयों का लाडला और हर एक के काम आने वाले उमर के कातिल क्या अपने अंजाम को पहुँचेंगे? जो लोग इतना जुल्म करते हैं उनको कभी माफ़ ना किया जाए। अल्लाह ताला ना उन्हें दुनिया में माफ़ करे ना उन्हें आखिरत में। जिन्होंने घर में अंधेरा कर दिया, जिनके गरीबों का बाजू काट दिया, जिनके अरमानों में पानी फेर दिया, अल्लाह उनको कभी माफ़ ना करे। जो अच्छे इंसान वो हमारे इंसाफ दिलाए हमें। हर जबान पर इंसाफ की पुकार है, लेकिन हुक्मरान इस खौफनाक सानहे की सच्चाई को मस्क करने पर तुले हैं। इस केस की हकीकत जानने के लिए बाकी हकाइक तो एक तरफ, हुक्मरानों और उनके हवारियों के बयान और उनका रवैया ही बहुत कुछ वाज़ेह कर जाता है। आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देख लें, पिंजरे में बंद कर देंगे, जिन निकाल देंगे। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट, ख्वाजा साद रफीक की स्टेटमेंट, परवेज़ रशीद उस मसखरे की स्टेटमेंट जो आपका मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, आज तो उसकी तस्वीरें लगी हुई है ना, खुर्शीद शाह के पाँव पकड़ रहा है। ये ख्वाजा साद रफीक आज रमजान के महीने में कलमा पढ़े कि इसने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के आके पाँव नहीं पकड़े कंटेनर के अंदर, कुरान पाक नहीं उठाया और कुरान पाक उठा के कहा जी वो जेड़े जुर्मदार ने उन्होंने पीछे जाओ, मैनू क्यों विच पाया है। ख्वाजा साद रफीक ने कंटेनर में आके ख्वाजा साद रफीक ने कंटेनर में आके सबज रंग का कुरान पाक उठाया। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कहा खुदा के लिए ये क्या बातें आप कर रहे हैं, आप मैच्योर आदमी है, ये कोई तरीका है। इसने पाँव पकड़े। आपको मैं क्या क्या इन लोगों की किस्से बताऊं। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन अगर इंसाफ ना मिला तो फिर ये तहरीक कहाँ जाएगी? क्या करेंगे शोहदा के लवाहिकीन? क्या डटे रहेंगे अवामी तहरीक के कारकुनान? तो फिर आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे सिस्टम में आप लोगों के और आपको शोहदा को इंसाफ मिल पाएगा? कश्मीर पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, क्या हमने कश्मीर की जदोजहद छोड़ दी है? क्या फिलिस्तीनियों ने अपनी जदोजहद छोड़ दी है? और क्या नाउमीदी गुनाह नहीं है? अल्लाह की ज़ात है, जब तक ये हाकिम है, हाकिम होने के बाद सद्दाम हुसैन और कद्दाफी का अंजाम कभी ना भूलें। तारीख बहुत जालिम है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद कद्दाफी, ये फिल्म आप जवान सब इंशाल्लाह अपनी आंखों से देखें। सानिया मॉडल टाउन बहुत सारे सवाल खड़े कर गया है
और ये सवाल जो है हुकूमत वक्त के ऊपर भी ये सवाल निशान खड़ा होता है। सेकेंडली जो इंसाफ की फराहमी करवाने वाले इदारे हैं उनके ऊपर भी आता है बहुत सारा। और 2 साल गुजर चुके हैं, आखिर हम किस ज़माने में जी रहे हैं कि अभी तक इंसाफ का कोई भी कुछ समझ नहीं आया, कोई इसके ऊपर कुछ सुपरविज़न नहीं है किसी की भी, और कोई भी इदारा जो है इसकी ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है। आखिर ये लोग कहाँ पर जाएं जिनके प्यारे शहीद हुए हैं सारे मामले में, और ये कोई महकूम कौम नहीं है, ये आज़ाद शहरी हैं पाकिस्तान में, उनका जमहूरी राइट था एहतजाज करना या अपनी बात आगे लेके आना। अगर बैरियर हटाने भी थे तो बैरियर हटाने की सज़ा इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप 14 लोगों को शहीद कर दें। बहरहाल ये सवाल था, और ये सवाल हमने भी इंकशाफ में भी उठाया, और हमें उम्मीद है कि ये मामला किसी तौर ज़रूर कहीं ना किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। स्पेशली इंसाफ की फरहमी में इतनी देरी, ये किसी तरह से भी इंसाफ का बोलबाला नहीं हो सकता इस तरह से, अगर इस तरह से ये सारे मामला चलते रहे। इसी के साथ टीम इंकशाफ को इजाज़त दीजिए, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।